Hello students, in this lecture we will discuss about the basic idea of vapor pressure or Raoult flow. To understand the vapor pressure, first we have to discuss about the interchanging of two different phases. If we consider a volatile liquid or a volatile solution, then we can say that in a particular region that may be a closed container, there will be a equilibrium between two different phases. That means equilibrium between liquid phase and vapor phase. अगर आप लोग एक वोलेटाइल लिक्विड या सॉल्यूशन को कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सरफेस होगा वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने जो फेस है, जो लिक्विड फेस है, उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट होंगे, गैस फेस में या वेपर फेस में। सपोज हमारे पास किसी एक इंस्टेंट में ये एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जब हम इसमें फिल करते हैं क्लोज कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड को। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे पास जो इसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो गैस फेस में या वेपर फेस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो इस इनिशियल स्टेट के लिए डायग्राम है हमारे पास, हमने यहाँ पे अभी कोई भी पार्टिकल नहीं शो किया है वेपर फेस में, हमने सिर्फ मेंशन किया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। After some time, we can say that some particles of liquid get converted into gas phase. इस रीजन को अगर आप देखें, इस डायग्राम में हमने शो किया है कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स गैस के जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, लिक्विड फेज जो है वो हमारे पास वेपर फेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ये कहेंगे कि इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें तो आफ्टर सम टाइम हमको ये पता चलेगा कि जो हमारे पास जितने मैक्सिमम पार्टिकल्स कन्वर्ट हो सकते थे क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड फेज से गैस फेज में, वो हो चुके हैं। बट यहाँ पे जो आप मेन पॉइंट को नोट करेंगे वो क्या है कि जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गैस पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएंगे वेपर फेज से तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किस तरीके से आप कंसीडर करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जब इनिशियल स्टेट थी तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल गैस फेज में नहीं था, सारे के सारा जो रीजन था वो हमारे पास लिक्विड फेज में था। थोड़ी देर बाद हमने कहा कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट हो सकते थे लिक्विड फेज से गैस फेज में वो हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब अगर हम ये बात कर ले कि कुछ एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिल कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड फेज से गैस फेज में, तो हमको ये कहना पड़ेगा उतने ही नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज। दैट मीन्स the state of equilibrium. For the condition of equilibrium, it is necessary that the number of particles which get converted into liquid phase to gas phase must be equal to the number of particles which get converted into gas phase to liquid phase. तो in this diagram यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दो पार्टिकल्स को शो किया जो हमारे पास लिक्विड फेज से गैस फेज की तरफ जा रहे हैं और वहीं गैस फेज से लिक्विड फेज की तरफ भी हमारे पास दो पार्टिकल आ रहे हैं। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ सैचुरेशन। Also, it is a state of equilibrium. We can also say that it is a state of saturation. In this condition, the pressure, that means the pressure which is exerted by the vapors of a liquid or solution in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature is known as vapor pressure. स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है, इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम प्रिपेयर हो चुका है, इस कंडीशन में जो हमारा जो वेपर फेस है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कहाँ पे, जो ये इंटरचेंजिंग लेयर है लिक्विड फेज और वेपर फेज की, इस लेयर पे यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अराइज किया जाएगा वो प्रेशर आपका क्या है, वेपर प्रेशर। तो कब हम इस बात को करेंगे, जब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स, vapor pressure of a liquid or a solution is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the solution or liquid at a particular temperature. We know that there are some factors which can affect vapor pressure. They are mainly nature of liquid and temperature. These two factors can affect the vapor pressure. First, we will discuss about nature of liquid. Volatile liquid has high vapor pressure while less volatile liquid has less vapor pressure. Basically आपने यहाँ पे देखा जो हमारे पास vapor pressure को डिस्क्राइब करने के लिए फिनोमिना है वो है उनकी काइनेटिक एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो दो पार्टिकल्स होंगे किसी भी कंपाउंड के, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस कैसे, इसी से हमारे पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन या लिक्विड की भी डेफिनेशन प्रिपेयर होती है। जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, या हम ये कहते हैं वेरी वीक इंटरेक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर वोलेटाइल
लिक्विड और सॉल्यूशन। तो अगर आप बात करें वोलेटाइल की, तो उनका चूंकि इंट्रैक्शन बहुत बेकार है, तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, जिसके कारण इनका यहाँ पे वेपर भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और ये उतना ही ज़्यादा सरफेस के ऊपर प्रेशर अराइज करेगा। वहीं अगर हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल है, सपोज दैट हमने वाटर ले रखा, आपको पता है बहुत वोलेटाइल नहीं है ये रूम टेम्परेचर पे, तो उससे कोई भी प्रेशर वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप इसी फॉर्म में आप एलपीजी को एक कंटेनर में फिल कर दें और उसको इतना कंप्रेस कर दें कि वो लिक्विड स्टेट में आपको शो होने लग जाए, तो हम उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड आपको शो हो रहा है, डेफिनेटली उस कंटेनर का जो वैक्यूम एरिया है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो अनफिल्ड एरिया है, वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, उस गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो उस पर प्रेशर अराइज कर रहे हैं और उसकी जो बाउंड्रीज है कंटेनर पे, उस पर भी प्रेशर लग रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि सरफेस पे लगता है, वो बाउंड्रीज पे भी लगता है कंटेनर की, ऑब्वियस है। तो बट जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम वहाँ पे हम सिर्फ सरफेस की बात करते हैं, लिक्विड की या अपने वोलेटाइल सॉल्यूशन की, बट स्टिल हमको पता है कि वो जो प्रेशर है वो कंटेनर की वॉल्स पे भी एक्सर्ट करता है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो फिर से वही बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन फोर्सेस पे। हमको रिपल कराना है, जितना ज्यादा रिपल करेगा मॉलिक्यूल एक दूसरे से, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर अराइज होगा। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। Student, now on the basis of vapor pressure, we can explain Raoult's law. Raoult's law are basically based on vapor pressure. The statement of Raoult's law is, Raoult's law states that for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. बेसिकली रोड्स ने जो अपना जो लॉ दिया है, जो उनकी जो हाइपोथेसिस है, वो इस बात वो कंप्लीटली पार्शियल प्रेशर पे रिलेटेड है। पार्शियल प्रेशर जब हम कभी बात करेंगे मिक्सचर की, वोलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर की, जहाँ पे एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो वहां पे हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के थ्रू जो वेपर प्रेशर अराइज किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के बाद अगर हम बात करें किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन की, तो रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर अराइज होगा किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। दैट मीन्स partial pressure of a particular component in a solution is directly proportional to its mole fraction. Students, as you know that mole fraction is one of the unit of concentration. तो सीधी सीधी जो यहाँ पे बात है वो कंसंट्रेशन की बात की गई है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा किसी कंपोनेंट का, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट्स, here we have two different diagrams. With the help of these two diagrams, we can explain relationship of partial pressure with respect to mole fraction. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक ब्लू रीजन है और ब्लैक रीजन है। ब्लू रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ए को और ब्लैक रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट बी को। सिमिलर यहाँ पे भी कलर नोटेशन सेम है। तो यहाँ पे जो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, एंड इन दिस डायग्राम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर बी से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर्स होंगे ए के, और इस कंडीशन में अगर हम कंपैरिजन करें वेपर्स का, तो डेफिनेटली चूंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ए का इसके रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि जो वेपर प्रेशर या वेपर्स जो अराइज होंगे ड्यू टू द कंपोनेंट ए इज ऑल्सो ग्रेटर इन दिस कंडीशन। और सिमिलरली फॉर बी, in this condition concentration of B is very high with respect to this one, therefore we can say that partial pressure is also very high with respect to this condition. In these two diagrams we can easily understand the impact of mole fraction on partial pressure. According to Raoult's law, PA is directly proportional to XA. That means vapor pressure of a particular component in the solution is directly proportional to its mole fraction. For eliminating proportionality sign, we introduce here P naught A. P naught A is a proportionality constant, and in this equation it stands for vapor pressure of A in a pure state. Students, अगर हम इस डायग्राम को देखें और इसमें हम B को रिप्लेस कर दें, B का जितना कंसंट्रेशन है उसको रिप्लेस कर दें A से,
तो इस पूरे होल कंटेनर में जो वेपर प्रेशर अराइज होगा वो किसके थ्रू होगा, वो कंपोनेंट ए के थ्रू होगा, और जो वेपर प्रेशर होगा इस कंटेनर में उसी को हम क्या कह रहे हैं, पी नॉट ए। तो स्टूडेंट फॉर similarly for component B we can also say that PB is equal to P naught B into XP according to the Dalton law of vapor pressure। अगर हम डाल्टन के लॉ की बात करें तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने एक क्लोज कंटेनर में दो वोलेटाइल लिक्विड या दो गैसेस, बेसिकली गैसेस के लिए है, तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस प्रेजेंट है किसी क्लोज कंटेनर में, तो जो टोटल प्रेशर होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी क्लोज कंटेनर में, वो डायरेक्टली सम होता है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर का। देयरफॉर P total is equal to PA plus PB and we know that PA is equal to P naught A into XA while PB is equal to P naught B into XP। And we also know that if in a solution there is two component then sum of mole fraction of each component is equal to 1। So with the help of this equation we can substitute XA with X minus XP। So after simplify this equation we will get P total is equal to P naught A plus P naught B minus P naught A into XP। So this is the equation which we will use for solving some different problems। Students, with the help of a plot we can explain the relationship between partial pressure of component A and component B with respect to the मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। स्टूडेंट्स अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हमने एक्स बी की वैल्यू 0 मेंशन की है और एक्स ए की वैल्यू 1 मेंशन की है। दैट मीन्स इन दिस स्टेट हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास कंपोनेंट बी एब्सेंट है और जो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, कंपोनेंट ए का। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं इस ग्राफ में तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन जो मोल फ्रैक्शन है बी का वो 1 के इक्विवेलेंट हो गया है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट ए एब्सेंट हो गया है और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम ये कहें कि कंपोनेंट बी प्रेजेंट ही नहीं है तो इसके लिए जो हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे, जो वेपर प्रेशर लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। दैट मीन्स प्योर वेपर प्रेशर फॉर कंपोनेंट ए। ठीक इसी तरीके से इस कंडीशन को अगर हम मेंशन करें तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि कंपोनेंट ए एब्सेंट है, सिर्फ कंपोनेंट बी ही प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ बी एट प्योर स्टेट। तो ये हमारे पास पॉइंट है, प्योर वेपर प्रेशर किसका है यहाँ पे, बी का, और यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर हमारे पास ए का। तो ये जो लाइन है ये मेंशन करेगी पीबी को और ठीक इसी तरीके से ये जो लाइन है ये मेंशन करेगी पीए को। दैट मींस ब्लू लाइन मेंशन कर रही है पीए को और ब्लैक लाइन मेंशन कर रही है पीबी को, और ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू और ब्लैक कलर की ये मेंशन करेगी पी टोटल को। तो स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमको पता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए है वो कम होता जा रहा है और कंपोनेंट बी हमारे पास बढ़ता जा रहा है, और ठीक इसी तरीके से अगर हम इधर आएंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट ए है वो बढ़ता जा रहा है, कंपोनेंट बी हमारे पास कम होता जा रहा है, और इनका जो सम होगा दैट मीन्स किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, 0.5 वैल्यू होगी एक्स बी की और 0.5 ही वैल्यू होगी एक्स सी। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट है और इसका जो अगर हम वैल्यूज को मेंशन करें ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास पी टोटल की है एट द पॉइंट वेयर एक्स ए इज इक्वल टू 0.5 एंड एक्स पी इज इक्वल टू 0.5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि मेंशन कर रहा है दो कंपोनेंट के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारा का सारा डिस्कशन जो किया है वो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए किया है। हो सकता है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए जहाँ पे जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो दो से ज़्यादा हो, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो पी टोटल है वो उसी कंपोनेंट के हिसाब से जितने भी होंगे उनके पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हम उसको बढ़ाते जाएंगे, जितने कंपोनेंट सिस्टम होगा उतने पार्शियल प्रेशर आपको लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको वेपर प्रेशर और रॉड फ्लो के अकॉर्डिंग जो आपके कंफ्यूजन थे वो काफ़ी सारे दूर हुए होंगे। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।